अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। पिछला टॉपिक हमारा ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। दो टर्म्स मैंने इंट्रोड्यूस करवाई थी आपको, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स। इंपॉर्टेंट थी, उनको थोड़ा सा मैं समराइज़ करता हूँ, फिर हम इस लेक्चर की तरफ आते हैं जो आज का हमारा लेक्चर है। तो इस लेक्चर को समझने के लिए वो दोनों टर्म्स जो हैं इसकी बैकबोन है। मैं फिर रिवाइज करता हूँ, ऑस्मो कन्फॉर्मर वो एनिमल्स थे जो कि अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को आइसोटोनिक रखते थे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। वो रहते ही ऐसी जगह पे थे जहाँ पे उनको बहुत कम फ्लक्चुएशन का सामना करना पड़ता था और उनकी जो इंटरनल कंडीशन थी वो चेंज नहीं होती थी, वो आइसोटोनिक ही रहती थी। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो किसी स्पेसिफिक जगह पे पाए जाते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते। इसके बरक्स जो हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स वो थे जिनको वाटर और सल्यूट को मेंटेन करना पड़ता था। काफ़ी इनको यानी इसके ऊपर मुश्किलात का सामना होता था, तरह तरह की स्ट्रेटजीज, तरह तरह की अडॉप्टेशन करते थे, तो फिर जाके ये वाटर और सल्यूट को मेंटेन करते थे। तो इसी तरह हमने कैटेगराइज किया है आज ऑर्गेनिज्म को कि वाटर के अंदर एक्वाटिक हैबिटेट चाहे टर्शियल मोड ऑफ लाइफ के ऊपर रहते हुए एनिमल्स किस तरह सर्वाइव करते हैं। तो हमारे पास अगर देखा जाए एक्वाटिक हैबिटेट दो तरह का होता है, एक मरीन वाटर और दूसरा फ्रेश वाटर। हम देखेंगे कि एनिमल फ्रेश वाटर में किस तरह रहते हैं, उनको कौन से इश्यूज हैं और उन इश्यूज को किस तरह फेस करते हैं। इसी तरह हम मरीन लाइफ को भी पढ़ेंगे कि मरीन लाइफ में एनिमल्स किस तरह रहते हैं, उनको कौन से इश्यूज फेस आते हैं और फिर उनको किस तरह जो है वो दूर करते हैं। इसी तरह हम टर्शियल लाइफ पे आएंगे कि ऑर्गेनिज्म टर्शियल लाइफ में किस तरह रहते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है वहाँ और उन प्रॉब्लम से फिर किस तरह वो छुटकारा हासिल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोस्ट मरीन इन वर्टिब्रेट्स अमंग वर्टिब्रेट्स एग फिशेज आर आइसोटोनिक टू स्टॉर्निंग। ये पिछले लेक्चर की बात है, ये हमने पढ़ा था। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स की, ठीक है। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कोई मसला नहीं होने, मैं पिछले लेक्चर में भी बताया था कि उनकी जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो आइसोटोनिक होता है। वो किसी ऐसी जगह पे जाके वो अपना घर करते हैं जहाँ उनको ज़्यादा मसला नहीं होता, उनकी जो इंटरनल बॉडी कंडीशन है वो आइसोटोनिक ही होती है, लिहाजा ना तो कोई चीज़ सेल में जाती है ना सेल से बाहर आती है, लिहाजा नो इशू। लेकिन ऑस्मो रेगुलेटर्स के साथ ये इशू होता है। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं मरीन एनवायरनमेंट को सबसे पहले। अच्छा, इनका इशू क्या है मरीन एनवायरनमेंट का? मैं यहाँ इस एनवायरनमेंट को मैं आपको थोड़ा सा कैटेगराइज करवा दूँ कि जो मरीन एनवायरनमेंट होता है उसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। सल्यूट क्या है हमारे पास? साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसमें? मरीन एनवायरनमेंट में। आप समुद्रों के अंदर कॉमनली बात है कि कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम बात करें फ्रेश वाटर की तो फ्रेश वाटर के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन बिल्कुल कम होती है। एग्जाम्पल लाइक मरीन वाटर ओशन हो गए, समंदर। फ्रेश वाटर में हमारे पास कैनाल हो गई, लेक्स हो गई, इसी तरह रिवर्स हो गए, वो हमारे पास क्या है? फ्रेश वाटर बॉडीज। अच्छा जी, मरीन वाटर का जो मरीन एनवायरनमेंट का इशू क्या है? एक्सेस ऑफ साल्ट अकोमुलेट इन देयर बॉडी। तो डेफिनेटली ये तो होना ही है, जब वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगे जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो साल्ट उनकी बॉडी में जाने की कोशिश करेगा। तो अगर एक चीज़ एक जगह पे ज़्यादा है, किसी और जगह पे वो कम है, तो वो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगी, तो बॉडी साल्ट जो है उनकी बॉडी में ज़्यादा चला जाएगा। ये लीजिए, ये इनका इशू है कि जो साल्ट है वो उनकी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं कार्टिलेजियस फिशेस की। वो क्या करती हैं? कह रहा है कि कार्टिलेजियस फिशेस जो है मेंटेन लो इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन देन सी वाटर। ले जी, अब ये जो कार्टिलेजियस फिशी हैं ये क्या करती हैं? मेंटेन करती हैं लो इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन। अब अगर बाहर देखा जाए तो बाहर तो साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये अपनी बॉडी में एक ख़ास किस्म का साल्ट बनाती हैं। यहाँ से थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, गौर से सुनना है आपने। अपनी बॉडी में एक ख़ास किस्म का साल्ट बनाती हैं और वो साल्ट जो है थोड़ी अमाउंट में होता है। यही वो बात कर रहा है कि मेंटेन लो इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन, लो इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन। अपनी बॉडी के अंदर एक बहुत ही ख़ास किस्म का थोड़ा सा साल्ट बनाती हैं। वो क्या करती हैं? देन सी वाटर। किसकी निस्बत? सी वाटर की निस्बत, ठीक है। सी वाटर में तो साल्ट बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन वो अपनी बॉडी में क्या करती हैं? मेंटेन लो इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन देन सी वाटर, ठीक है।
तो इसमें कह रहा है कि कुछ स्ट्रक्चर जो हैं जो फिर इस साल्ट को बाहर निकालने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास किडनीज है। किडनीज क्या करती हैं, कह रहा है कि एक्सक्रीट साल्ट थ्रू गिल्स, ठीक है। तो वो क्या करेंगी, साल्ट को गिल्स के थ्रू बाहर निकाल देंगी, जो हमारे पास एक्स्ट्रा साल्ट होगा, जो एक्स्ट्रा साल्ट होगा उसको बाहर निकाल देंगी। उसके बाद रेक्टल ग्लैंड है, कह रहा है कि साल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड, ठीक है। ये रेक्टल ग्लैंड जो हैं ये हमारे पास, हमारा एक रेक्टम होती है, इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन है, तो उसी से रिलेटेड है कि इंटेस्टाइन के बिल्कुल एंड पे ये है, उससे रिलेटेड एक ग्लैंड होता है जो क्या करता है कि साल्ट्स को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो इसलिए क्या है, इसका नाम क्या है, साल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड, ठीक है। इसमें भी एक्स्ट्रा साल्ट को बॉडी से बाहर निकालना है। सबसे पहले किडनी है जो कि साल्ट, एक्स्ट्रा साल्ट्स को बॉडी से बाहर निकालेगी। फिर ये रेक्टल ग्लैंड है जो कि क्या करेगा, एक्सेस साल्ट को बॉडी से बाहर निकालेगा, ठीक है। अब मैकेनिज्म कौन सा यूज होगा, दे इम्प्लॉय एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू रिमूव साल्ट अगेंस्ट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। अब मैकेनिज्म कौन सा यूज हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस चीज को आपने समझना है। लेट्स सपोज ये एक एनिमल है, लेट्स सपोज ये एक सेल है और ये मैरीन एनवायरनमेंट है, ठीक है। मरीन एनवायरनमेंट के अंदर हमें पता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है, साल्ट कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। लीजिए अब यहाँ साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है लेकिन यहाँ साल्ट कंसंट्रेशन क्या है, कम। यहाँ साल्ट कम और यहाँ ज़्यादा, ठीक है। लीजिए अब अगर हमें पता है कि कम से ज़्यादा की तरफ किसी चीज़ को भेजना हो तो उसके लिए एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ATP यूज़ करना पड़ती है। लिहाजा जब हमें कम साल्ट को, ये जो कम साल्ट है, अगर हम इस कम साल्ट को बॉडी से बाहर निकालेंगे, इस कम साल्ट को बॉडी से बाहर निकालेंगे तो ये क्या होगा, यानी कम से ज़्यादा की तरफ। तो कम से ज़्यादा की तरफ हमें पता है एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, इसलिए कह रहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये काम होगा। किसके थ्रू होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। मैकेनिज्म कौन सा यूज होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू रिमूव साल्ट अगेंस्ट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक जो वर्ड है ये रिलेटेड है वाटर प्लस साल्ट की कंसंट्रेशन से, ठीक है। तो मैकेनिज्म यूज होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। आप देखिए कि बॉडी के अंदर जो है वो साल्ट कम है लेकिन बाहर क्या है, ज्यादा। तो कम से ज्यादा की तरफ भेजने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज होगी। ये तो हो गया कार्टिलेजियस फिशेस। अब हम आते हैं, हमारे पास कुछ दूसरी फिशेस भी होती हैं जो क्या करती हैं कि लाइक शार्क हो गया, हैव रिलेटिवली लो साल्ट कंसंट्रेशन। तो ये वाली जो बात यहाँ की थी, कह रहा है कि हैव लो साल्ट कंसंट्रेशन, लो साल्ट कंसंट्रेशन इन बॉडी फ्लूइड, ठीक है। इनके बॉडी फ्लूइड के अंदर बहुत थोड़ा साल्ट होता है। तो ये स्पेसिफिक एक ख़ास किस्म का जो है साल्ट बनाती हैं, ये हर कोई मछली नहीं बना सकती। तो इस साल्ट को वो क्या करती हैं, बट रेंडर इंटरनल बॉडी आउटसाइड फ्लूइड हाइपरटोनिक बॉडी, ठीक है। लेकिन फिर कह रहा है कि इन जो अपने इनका इंटरनल बॉडी फ्लूइड है उसको क्या बनाती हैं, हाइपरटोनिक बनाती हैं। ये बात आपने यहाँ से समझनी है। ये देखें जी, ये एक बॉडी है हमारे पास। अब वो जो फिशेज हैं शार्क, वो क्या करेंगी, शार्क अपने अंदर थोड़ा सा साल्ट बना लेती हैं स्पेशल किस्म का, दिस इज साल्ट। गौर से समझना है यहाँ से। और ये जो साल्ट है ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है। अब ये जो साल्ट है इसके साथ वो मिला लेती हैं यूरिया को। इसके साथ किसको मिला लेंगी, वो यूरिया को, ठीक है। आगे हम देखते हैं, कह रहा है कि इंटरनल बॉडी आउटसाइड फ्लूइड हाइपोटोनिक, ठीक है। तो जिस तरह बाहर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है, बाहर भी हाइपरटोनिक है और ये अंदर भी हाइपरटोनिक बनाने जा रही हैं। ये हमने सीखना है कि अंदर किस तरह हाइपरटोनिक बनेगा। बाहर हाइपरटोनिक का मतलब है कि यहाँ साल्ट क्या है, ज़्यादा, ठीक है। तो जब ये इधर यूरिया मिला लेती हैं तो यूरिया की ये खासियत है
कि वो जहाँ भी मौजूद होता है वो उस एनवायरनमेंट को हाइपरटोनिक बना देता है। यहाँ से फिर और से सुनना है कि ये मछलियाँ क्या करती हैं, इनके पास जो साल्ट है उसके साथ क्या कंबाइन कर लेती हैं, यूरिया। और ये यूरिया की खासियत है कि वो जहाँ भी पाया जाता है उस एनवायरनमेंट को भी क्या बना देता है, हाइपर टॉनिक। उस एनवायरनमेंट को भी क्या बना देगा, हाइपरटोनिक। अब अगर देखा जाए तो ये अंदर से भी हाइपरटोनिक बन गया है और बाहर से भी हाइपरटोनिक बन गया है। इट्स मीन कि ये आइसोटोनिक कंडीशन बन गई, इनको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब इशू यहाँ ये है कि ये जो यूरिया है, ये यूरिया बहुत ही टॉक्सिक होता है। अगर ये बॉडी के अंदर रहेगा तो लिहाजा इनके लिए मसला होगा। लिहाजा फिर ये क्या करेंगी, इस यूरिया के साथ एक और केमिकल TMA ट्राईमिथाइल अमाइड ऑक्साइड मिलाएंगी, जिसकी वजह से यूरिया के जो खतरनाक नुकसानात हैं वो नहीं होंगे। लीजिए इधर आए, इधर वो क्या करती हैं, रिटेनिंग यूरिया इन एडिकेट अमाउंट। ठीक है, यूरिया क्या है, यूरिया हैव एबिलिटी टू इंट्रोड्यूस हाइपरटोनिक स्टेट। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बात की कि यूरिया के अंदर ये खासियत है कि वो हाइपरटोनिक कंडीशन को पैदा कर सकता है। तो वो क्या करती हैं आगे, उस यूरिया के खतरनाक नताइज से बचने के लिए एक दूसरा केमिकल है ट्राईमिथाइल अमाइड ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। TMA भी इसको कहते हैं। सिंस यूरिया इन हाई कंसंट्रेशन इज डैमेजिंग टू द फिश। ठीक है, अगर ये यूरिया बॉडी के अंदर डिपॉजिट होता रहे तो ये बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, टॉक्सिक होता है। लिहाजा इस टॉक्सिसिटी से बचने के लिए वो क्या करते हैं, सो दे रिटेन अनदर केमिकल, वो एक दूसरा केमिकल भी इसके साथ रिटेन कर लेते हैं, जिसका नाम क्या है, TMA ट्राईमिथाइल अमाइड ऑक्साइड, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूरिया, ताकि यूरिया जो है वो नुकसान ना पहुंचाए बॉडी फ्लूइड्स को। ठीक है, समझ आई बात की। तो ये तो हमारे पास हो गया शार्क जो है, TMA यहाँ हमने जो पढ़ा है। नेक्स्ट हमारे पास है बोनी फिशेस। बोनी फिशेस में क्या क्राइटेरिया है, ये भी मरीन वाटर फिशेज ही, बोनी फिशेस भी मरीन वाटर फिशेज ही हैं। कह रहा है कि दीज फिशेज आर डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज एंड लेटर बिकम मरीन। कह रहा है कि ये फिशेज जो हैं ये डिसेंडेंट्स हैं। डिसेंडेंट्स कहते हैं बाद में आने वाले को, एंसेस्टर्स होते हैं वो पहले जो हमारे फोरफिदर्स थे। डिसेंडेंट्स कहते हैं कि बाद में आने वाली जो नस्लें होती हैं। दीज फिशेज हैव डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज एंड लेटर बिकम मरीन। ठीक है, यानी पहले कहीं ये फ्रेश वाटर में थी लेकिन बाद में फिर कहाँ आ गई, ये मरीन वाटर में आ गई। तो इन बोनी फिशेस को पढ़ने से पहले इट शुड बेटर कि हम फ्रेश वाटर फिशेस को थोड़ा सा पढ़ लें, ताकि हमें यहाँ से मज़ीद समझ आएगा। आते हैं यहाँ फ्रेश वाटर एनिमल्स के ऊपर, फिर इसको बाद में पढ़ते हैं, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ले जी, फ्रेश वाटर एनिमल्स में हमारे पास कह रहा है कि कॉन्स्टेंटली फेसिंग द ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ फ्लूइड। तो डेफिनेटली अगर एक सेल है वो कंटिन्यूली इस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहा है, अब लेट्स सपोज कि ये एक सेल है और इसके बाहर जो है वो वाटर ही वाटर हर तरफ। ठीक है, तो अब वाटर जो है इसको हम कहेंगे फ्लडिंग ऑफ वाटर। फ्लडिंग कहते हैं सैलाब को। ठीक है, तो ये पानी सेल के अंदर जाने की कोशिश करेगा तो ये सेल जो है ये ब्रस्ट हो जाएगा, ये खतरनाक है इसके लिए। अब लॉस ऑफ साल्ट जो है ये इनकी प्रॉब्लम है, ये इनका मसला है, इसको भी हम देखेंगे किस तरह खत्म करना है। अच्छा जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एनिमल लाइक कुछ हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम कहते हैं फ्रेश वाटर प्रोटोजोन। ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो अपना जितना एक्सेस वाटर होता है उसको कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, और कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल क्या करता है, फिर उस वाटर को पुश करता है कहाँ, फिर उस सेल मेम्ब्रेन के पास। इधर देखिए जरा, ये हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और ये इधर होती है सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन होगी और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा, ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। जब इधर प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं पोर। ठीक है, इन सुराखों से जो एक्स्ट्रा वाटर होगा
एक्स्ट्रा वाटर इन सुराखों से बाहर चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्राइटेरिया है फ्रेश वाटर प्रोटोजोन का, ठीक है, जिसमें हमारे पास अमीबा आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, ठीक है। अमीबा एंड पैरामीशियम कह रहा है कि एक्सक्रीट एक्स्ट्रा वाटर बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल देते हैं। अगर हम बात करें फ्रेश वाटर एनिमल्स की, तो वो क्या करते हैं, कह रहा है कि फ्रेश वाटर एनिमल्स प्रोड्यूस वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेरी डिल्यूट यूरिन, ठीक है, बहुत बड़ी मकदार में जो डिल्यूट यूरिन है उसको बनाते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो इनकी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी कह रहा है कि लॉस ऑफ साल्ट। ले जी, अब ये फ्रेश वाटर के अंदर हमें पता है कि साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, तो ये बड़ी इनको मेहनत मशक्क़त करना पड़ती है कि साल्ट को बॉडी के अंदर रखें, जब कंटिन्यूली यानी वाटर इनकी बॉडी में आएगा और वो साल्ट को भी बाहर निकाल देगा अल्टीमेटली। लिहाजा इनके लिए मसला है कि इन्होंने साल्ट को बॉडी के अंदर रोक के रखना है, ये इनके लिए एक बड़ा मसला है। प्रॉब्लम क्या है इनकी, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। इसको कंपनसेट किस तरह करेंगे, कह रहा है कि बाय प्रेफरेंस ऑफ साल्टी फूड, फिर ये इस तरह का खाना खाएंगे कि जिसके अंदर इनको थोड़ा बहुत साल्ट मिल जाए, तो उस साल्ट को फिर बॉडी के अंदर डिपॉजिट करके रखते हैं। और दूसरा क्या है, एक्टिव अपटेक ऑफ साल्ट बाय गिल्स एंड स्किन, तो ये अपनी गिल्स और स्किन के थ्रू भी साल्ट को उठाते रहेंगे। मैंने डायग्राम बनाई है ऊपर, ये रही, ये देखें ज़रा, ये हमारे पास फ्रेश वाटर फिशेज हैं, ये क्या करेंगी कि साल्ट एक्टिवली अपटेक बाय गिल्स, ठीक है, कि साल्ट जो है वो इनकी बॉडी से बाहर जाने की कोशिश करता है, लिहाजा उसको क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा जो साल्ट इनको जहाँ कहीं नज़र आए, कह रहा है कि एक्टिवली अपटेक। एक्टिवली इसने क्यों लिखा है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो है साल्ट की कंसंट्रेशन वो क्या है, ज़्यादा, बॉडी के अंदर ज़्यादा, बाहर जो है वो कम होती है, तो कम से ज़्यादा की तरफ जाने के लिए इनको एनर्जी यूज़ करना पड़ेगी, इसलिए उसने एक्टिवली यूज़ किया है। कह रहा है कि पैसिवली गेन ऑफ वाटर थ्रू गिल्स एंड बॉडी सर्विस, ठीक है, तो पैसिवली यानी जिसमें कोई एनर्जी ना यूज़ हो, क्योंकि पैसिव का मतलब है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ ये नहीं जाना। अब लेट्स सपोज एक तरफ एक चीज़ कम है और दूसरी तरफ ज़्यादा है, अब ज़्यादा से कम की तरफ किसी चीज़ का आना, ये क्या है, पैसिवली, उसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती। तो अब यानी कह रहा है कि ये रहते ही फ्रेश वाटर के अंदर हैं, तो लिहाजा इनकी बॉडी के अंदर से पानी यानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो ले जी, इनका जो यूरिन होता है वो क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डिल्यूट यूरिन, ठीक है, जो यूरिन ये बनाते हैं ये बहुत ही डिल्यूट होता है, यानी उसके अंदर भी साल्ट की कंसंट्रेशन नहीं होती, साल्ट को नहीं जाने देते, लिहाजा उसमें भी कोई साल्ट नहीं होता। कह रहा है कि डज नॉट ड्रिंक वाटर, लिहाजा ये पानी नहीं पीते। जब ये पानी नहीं पीते तो ये पैसिवली कह रहा है कि जो वाटर है इनके गिल्स के थ्रू, इनकी बॉडी सरफेस के थ्रू कोशिश करेगा कि इनकी बॉडी में चला जाए, क्योंकि जो बाहर की तरफ जो है वो साल्ट, बाहर की तरफ जो पानी है वो ज़्यादा है, उनकी बॉडी के अंदर की तरफ क्या होगा, कम होगा। लेकिन फिर यहाँ से जो पानी है ये इनकी बॉडी में जाना शुरू हो जाएगा, तो बाहर पानी ज़्यादा है, अंदर इनकी बॉडी के कम है, तो लिहाजा फिर क्या होगा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कायम हो जाएगा कि बाहर से जो पानी है इनकी बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, लिहाजा इसके लिए हमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए। आप देखो कि ये साल्ट जो है इनको उठाया जा रहा है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट है, अब पानी अंदर जा रहा है, बाहर पानी ज़्यादा है, बॉडी में कम है, लिहाजा पानी इजीली जो है वो उनकी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। डज नॉट ड्रिंक वाटर, लिहाजा इनको पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो है वो पैसिवली यानी इनकी स्किन, गिल्स के थ्रू जो है पानी बॉडी में डिफ्यूज़ होता रहता है, तो लिहाजा जो है इनको पानी ना भी पिए तो इनका कोई ज़्यादा इशू नहीं है। ले जी, अब आते हैं हम अपने बोनी फिशेस के ऊपर। बोनी फिशेस क्या करेंगी, दीज फिशेस आर डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर फिशेस लेटर बिकम मरीन, ठीक है। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है, कॉन्स्टेंटली लॉस वाटर फ्राम हाइपोटोनिक बॉडी टू हाइपरटोनिक सराउंडिंग। अब ये मरीन लाइफ है, हमें पता है कि मरीन लाइफ में बाहर साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये लगातार कह रहा है कि पानी को लॉस करेंगी फ्रॉम हाइपोटोनिक बॉडी। अब इनकी बॉडी के अंदर जो है वो पानी ज़्यादा होगा, इसलिए पानी ज़्यादा और साल्ट कम होगा, लिहाजा वहाँ कौन सी कंडीशन है, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सराउंडिंग, ठीक है। हमें पता है कि जो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा वो क्या होगा, हाइपरटोनिक, वहाँ साल्ट कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा, ठीक है। अब अडॉप्टेशन ये कुछ करेंगे, ये क्या करेंगे, दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ सी वाटर, ठीक है, ये ज़्यादा पानी पिएंगे एंड प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, और जो यूरिन बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा। ले जी, ये जो है यूरिन वक्फे के बाद जो है बॉडी से बाहर निकालते रहते हैं, यूरिन के साथ साल्ट भी बाहर निकालते रहते हैं,
इस डायग्राम में देखिए कह रहा है कि ड्रिंक सी वाटर को पीते हैं, जो साल्ट है उसको एक्टिवली थ्रू गिल्स। अब साल्ट को रिमूव करेंगे, ये फिशेस क्या कर रही थी, साल्ट को उठा रही थी, लेकिन ये फिशेस क्या कर रही हैं, साल्ट को निकाल रही हैं एक्टिवली इसलिए क्योंकि ये बाहर जो है, बाहर सराउंडिंग में साल्ट ज्यादा है लेकिन इनकी बॉडी में साल्ट क्या है, कम है। तो कम से ज्यादा की तरफ किसी चीज को भेजने के लिए हमें यानी जो है वो एक्टिवली वर्क करना पड़ता है। ले जी, अब यहाँ आपकी बुक में उसने यूज किया है आइसोटोनिक यूरन। आइसोटोनिक उसने इसलिए यूज किया है क्योंकि अंदर भी हाइपरटोनिक कंडीशन बन जाती है। किस तरह बनती है ये देखें जरा, कह रहा है कि प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरन और हाइपरटोनिक यूरन। ठीक है, अब देखो अगर हाइपरटोनिक यूरन बना है बॉडी के अंदर, इट्स मीन के अंदर भी हाइपरटोनिक हो गया, बाहर तो ऑलरेडी हाइपरटोनिक है ही, तो लिहाजा कह रहा है कि इसलिए उसने यहाँ आइसोटोनिक वर्ड यूज किया। आइसोटोनिक मीन अब बाहर भी हाइपरटोनिक है और अंदर भी हाइपरटोनिक है। अंदर हाइपरटोनिक कब होगा, जब वहां पे कंसंट्रेटेड यूरन बन जाएगा। जब वहां ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरन बनेगा तो अंदर भी क्या होगा, हाइपरटोनिक, बाहर भी हाइपरटोनिक, इसलिए उसने सिर्फ यहाँ इसको आइसोटोनिक कहा है। तो लिहाजा कह रहा है कि सो एक्सक्रीशन ऑफ मैक्सिमम साल्ट एंड मिनिमम वाटर। अब ये क्या करेंगी, मैक्सिमम साल्ट बॉडी से बाहर निकालेंगी और मिनिमम वाटर को यानी लॉस होने देंगी। ये ऐसा किस तरह है, ये देखें इधर, ड्रिंक सी वाटर। ठीक है, पानी इनको पीना पड़ता है। क्यों पीना पड़ता है कि पैसिवली लॉस ऑफ वाटर थ्रू गिल्स। आपके पानी जो है वो पैसिवली निकलता रहता है इनकी बॉडी से, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर जो है वो पानी जो है वो ज़्यादा होता है लेकिन बाहर जो है उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। तो देखा जाए तो अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है ये यहाँ से बाहर यानी पैसिवली एनर्जी यूज़ नहीं होती। ठीक है, तो अब ये रेक्टल ग्लैंड है, ये जो मैंने उधर आपको पीछे बात की थी कार्टिलेजियस फिशेस के अंदर, कि ये भी साल्ट जो है उसको एक्सक्रीट करवाएगा बाहर। तो ये जो इनका यूरन होगा आइसोटोनिक यूरन, यानी इसको हाइपोटोनिक भी कहा जा सकता है, कंसंट्रेटेड यूरन भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये बेटे आपके सामने हमारे पास था हमारा टॉपिक ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। हमने इसको मरीन लाइफ के अंदर भी देखा और फ्रेश वाटर लाइफ के अंदर भी देखा, और लास्ट वन रह गया हमारे पास टर्शियल एनवायरनमेंट, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर। लेकिन ये एक फ़र्क आपने थोड़ा सा जहन में रखना है कि यहाँ से पैसिवली गेन ऑफ वाटर थ्रू गिल्स एंड बॉडी सर्विस। ठीक है, कि ये बताने में थोड़ी गड़बड़ हुई थी कि जो पैसिवली गेन वाटर है ये बॉडी के अंदर जाएगा, बाहर नहीं आएगा, कि पैसिवली गेन ऑफ वाटर जो है ये बॉडी के अंदर जा रहा है, फिशेस की बॉडी के बाहर नहीं आ रहा। ठीक है, गिल्स एंड बॉडी, तो यहाँ बॉडी के अंदर जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, पैसिवली लॉस ऑफ वाटर थ्रू गिल्स। अब जो है गिल्स और सरफेस के थ्रू जो पानी है वो बाहर निकल